नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370, आप सभी को याद होगा, आज से 4 साल पहले उसे निरस्त कर दिया गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 को संसद के जरिए निरस्त कर दिया था और उसके बाद ही जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था वो भी खत्म हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और लगभग 20 से भी ज्यादा याचिकाएं उस निरस्तीकरण के विरोध में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के संसद के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिनमें उस फैसले को चुनौती दी गई थी। तो ऐसी तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बीते 16 दिनों तक इसको लेकर के हियरिंग की, सुनवाई की और फिर उसके बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज वो फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस निरस्तीकरण को, जो केंद्र सरकार का जो फैसला था जिसमें कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था, उस फैसले को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक करार दिया और 5 जजों की ये संवैधानिक बेंच थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की इस संवैधानिक पीठ ने उस फैसले को सही माना है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय किशन कौल, इसके अलावा जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत इस संवैधानिक बेंच में शामिल थे और पांचों ही जजों ने अपना अपना फैसला सुनाया। 3 जज थे जिन्होंने एक जजमेंट दिया, इसके अलावा 2 जज ऐसे रहे जिन्होंने अपना अपना जजमेंट लिखा, जिसमें कि उन्होंने सरकार के उस फैसले को सही माना है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी इस वक्त मौजूद हैं, वो जुड़े हुए हैं और उनसे हम इस पूरे चर्चे पर, इस मसले पर बातचीत करेंगे और इस पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम अब कानूनी पहलू इस मामले में अब ऐसे क्या और बचे हैं, क्या कोई ऐसे विकल्प हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपहोल्ड किया है इस पूरे पार्लियामेंट के डिसीजन को, तो क्या अब इसके बाद में ये मान लिया जाए, ये कह दिया जाए कि 370 जो है वो देश में अब एक इतिहास बन चुका है। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ रूम पोस्ट पर अश्विनी जी। थैंक यू। देखिए 370 निश्चित तौर पर इतिहास उसी दिन बन गया जिस दिन पार्लियामेंट ने बहुमत से इसको एब्रोगेट कर दिया जी। और उसके बाद जो जुडिशियल रिव्यू का उनका विकल्प था, जो लोग इस एब्रोगेशन के खिलाफ थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर के पास भारत में जब विलय हुआ, विलय के पास वो अपना इंटरनल सॉवरेनिटी, जिसको आंतरिक संप्रभुता कहते हैं, उसका आंतरिक संप्रभुता का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भारत में जैसे ही विलय हुआ तो भारत के जो कानून है, भारत की जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके ऊपर लागू हो गई। दूसरा, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, एक टेम्परेरी प्रोविजन था और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरीज की भी जो बात की, यूनियन टेरिटरीज को जो बनाने का जो फैसला है वो भी सही था। दूसरा, देखिए सबसे बड़ा फंडामेंटल प्रश्न ये है कि क्या 2 संविधान देश में, जब एक पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए एक संविधान है, एक जैसा झंडा है, एक जैसा कानून है, तो क्या 2 तरह के ऐसे संविधान होने चाहिए? इस बात पर भी बड़ी साफगोई से सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिस्कशन में कहा कि जम्मू एंड कश्मीर की कोई इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है जी। वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते कि जो भारत सरकार की और राज्य जो है जो पावर और शक्तियां एंजॉय करते हैं उसके बियॉन्ड उसके पास पावर और शक्तियां होंगी। वो भी एक तरह से भारत का वही अंग है, क्योंकि जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ उस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद जो है जो सॉवरेनिटी का एलिमेंट है वो भारत के साथ आ गया, तो भारत का की जो व्यवस्थाएं हैं वही लागू होंगी। और दूसरा एक जो संवैधानिक पहलू और आया कि क्या उसको सुप्रीम पार्लियामेंट के पास पावर था उसे खत्म करने का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल पावर, जिस पावर से वो बना था आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन, उसी पावर से वो ले भी लाने का भी अधिकार है। लेकिन अश्विनी जी, ऐसे समय में जब राज्य में विधानसभा जो थी उसका वो भंग हो चुकी थी, उसका कार्यकाल नहीं था, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, तो वैसे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये मायने नहीं रखता कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, क्योंकि वो राष्ट्रपति की शक्तियों तक सीमित है और उसमें हम दखलंदाजी नहीं कर सकते। तो इसके बाद में क्या आपका क्या मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड इस मामले में रहा है, क्या वहां पर सरकार की तरफ से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना और फिर उसके बाद में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देना, ये पूरा एक वेल प्लान्ड तरीके से सरकार ने इस पूरे एक्शन को अंजाम दिया? देखिए बड़ा वेलकमिंग, बड़ा बैलेंस्ड
बड़ा विजनफुल और बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से, जहां कोई वायलेंस ना हुआ, वो जी करके सरकार ने जो फैसला लिया खास तौर पे, और जिस तरीके से हमारी एजेंसियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि कोई ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं हुई उसके बाद, जिस तरह से पाकिस्तान और टेररिस्ट जो जितने आउटफिट थे उन सबकी दखलंदाजी थी। अब एक बात आपने पूछा कि क्या और कोई विकल्प, तो और कोई विकल्प में रिव्यू का एक विकल्प होता है, जी लेकिन रिव्यू में भी बहुत चांसेस कम होते हैं, क्योंकि सारी बातें, चाहे वो 370 के शक्तियों की बात हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात हो, चाहे प्रोक्लेमेशन इशू करने की बात हो, चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाने के पावर्स की बात हो, उसके जुडिशियल रिव्यू की, चाहे किसी भी और कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, उस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी साफगोई से और बड़े ही रीजनड वे में जजमेंट दिया। तो जजमेंट देने के बाद ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि धारा 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जिस दिन जारी हुई, जी उस दिन से राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है, और संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में 370 सब क्लॉज 1D पर लागू किया जा सकता है। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट मूव और बड़े वो रहे। रिव्यू फाइल करने में जुडिशियल रिव्यू तो एक रेमेडी है, वो अवेलेबल है, परंतु ये मानना चाहिए कि संविधान बेंच ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, 5 जजेस बेंच है, जी उसने इस पूरे मामले को सुना, और इसके और बड़ा ही हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, वेल रीजन रीजंस भी उन्होंने दिया। रीजंस के बाद सर्वसम्मति से सुनाने के बाद कहा कि जम्मू कश्मीर के पास आंतरिक स्वायत्तता नहीं है। जी सबसे बड़ी बात, एक लाइन की बात यह है। इसमें जो लोग ऐसे भी थे अश्विनी जी जो लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहे थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी जैसी पार्टीज़ हों, वो लगातार ये कह रहे थे कि सरकार की मंशा गलत थी, वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे। लेकिन आज कोर्ट ने भी बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जो 370 हटाई गई उसमें जो मकसद था सरकार का वो जम्मू कश्मीर का भारत के साथ एकीकरण करना था, ना कि विघटनकारी कोई मंशा थी सरकार की इसमें। बिल्कुल, देखिए विघटनकारी अगर रही होती तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाने की जरूरत नहीं थी। विघटनकारी रही होती तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात वहां पर नहीं चलती। अगर वो विघटनकारी नीति रही होती तो भारत के साथ बड़े सारे जो डेवलपमेंट के काम है वो भारत सरकार के उसमें नहीं होते, और एलजी जो है इफेक्टिवली काम नहीं करते। सवाल ये था कि एक जगह को जिसको इंसर्जेंसी का प्लेस माने, जिसको आतंक का अड्डा मान लिया गया, जी जो पाकिस्तान का एक तरह से अब भारत में अनरेस्ट पैदा करने का एक स्थान बन गया था, वो भारत सरकार के पास उसी पूरी शिद्दत के साथ आया, जिस ताकि भारत की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जी दोनों पर, इंटरनल सॉवरेनिटी और एक्सटर्नल सॉवरेनिटी दोनों पर एक तरह से देखें तो बड़े अच्छे तरीके से काम हुआ। इंटरनल सॉवरेनिटी पर कोर्ट ने साफ कही दिया कि कोई इंटरनल सॉवरेनिटी, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी पर हमारी सेनाएं जो हैं ऑलरेडी भारत के लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। जी इसके अलावा अश्विनी जी और हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लगातार लोग इस बात को लिख भी रहे हैं कि एक तरह से पार्लियामेंट का जो डिसीजन था उसी को ही अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ऐसा भी होता है? हमने भविष्य में, अतीत में, माफ़ कीजिएगा, अतीत में हमने ऐसे कुछ मामले ऐसे देखे ज़रूर हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है या बहुत कभी होता हुआ देखा गया है कि कोई डिसीजन जो पार्लियामेंट की तरफ से लिया गया हो उसको, उसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल सुप्रीम कोर्ट ने किया हो या उसको बिल्कुल पलट दिया हो सुप्रीम कोर्ट ने, खासतौर पर जम्मू नहीं कश्मीर ऐसा के मसले में? नहीं, जम्मू कश्मीर के मसले के अलावा देखिए, मसला जम्मू कश्मीर के लिए तो मसला संविधान का होता है। जी इसी संविधान ने एनजेएससी एक्ट बना, उसको पलट दिया। इसी संविधान ने देखिए 2 साल तक की जिसमें एमपी एमएलए को सजा होती थी, उसके बाद उनकी मेंबरशिप चली जाती थी, जी उस पर भी आप देखिए राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हुए आए, राहुल लालू यादव और राशिद मशहूर की सदस्यता खत्म कर दी गई। तो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट रिफॉर्म्स भी लेकर आता है। कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड होती हैं, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है रोक लगाता है। लेकिन ये सब चीजें तो नेशनल इंटरेस्ट में है, राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र की सब संस्कृति के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि जो ऑनरेबल जजेस है उनको स्थिति पता नहीं है कि किस तरीके से वहां से लोगों को मार के बाहर भेजा गया, रखा गया, उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया। जी और एक सबसे बड़ी बात, ये भी बात वहां पर पता है कि 300 जो संविधान जब मूल रूप से बना था उसमें इसमें प्रावधान बदल का आर्टिकल 35A जैसी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, वो तो जबरदस्ती प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से वो ला करके लाया गया। तो और बहुत पुरानी बात हो गई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई हमारा तो सीधा सीधा साफ साफ एक ही बात है कि आप जो है दो इंटरनल सॉवरेनिटी के इश्यूज एक देश में नहीं कर सकते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर भी भारत की तरह एक जो है जो बाकी जो राज्य हैं वैसे ही वहां पर भी वही राज्य होगा।
इसके अलावा अश्विनी जी, जो एक कड़ी जिसको कहते थे, जो विपक्ष के नेता थे जैसे कि फ़ारूक अब्दुल्ला हैं या उमर अब्दुल्ला हैं या पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद हैं जम्मू कश्मीर के, वो कहते थे कि आर्टिकल 370 तो एक ऐसी कड़ी है जो दिल्ली के साथ श्रीनगर को जोड़ती है, तो उस कड़ी को आप कभी नहीं तोड़ सकते। लेकिन ऐसा हमने देखा कि 4 साल पहले सरकार ने उसको जड़ से ही ख़त्म कर दिया, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है तो फिर अब इसके बाद में आपको क्या लगता है कि और इसके रिएक्शन में हमें कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिल सकता है क्या, कि जो इस फैसले को चुनौती देगा आने वाले दिनों में, या फिर इस चीज़ को किसी तरीके से पलट सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को? देखिए, पलटने के लिए तो संवैधानिक व्यवस्थाओं में कुछ भी हो सकता है, जी। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत से जोड़ता था, वो लोग विघटन की बात कर रहे हैं। एक बात ये समझना पड़ेगा कि भारत में विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ महाराजा हरि सिंह के समय, और वो पूरे जम्मू कश्मीर के राजा थे। उन्होंने भारत का आधिपत्य, भारत के साथ विलय उसी रूप में स्वीकार किया जिस रूप में बाकी राज्यों ने किया। अलग से वो स्टेटस जो है अपीजमेंट के लिए लाया गया, और मैं समझता हूँ कि वो जो अपीजमेंट का अलग सा वो है, वो ठीक नहीं था, तो उसी को कोर्ट ने जो है खत्म कर दिया। जी, बिल्कुल। और बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी आज कोर्ट ने की थी। जब हमने देखा कि जो वर्डिक्ट था उसको पढ़ा जा रहा था, तब उस दौरान बहुत बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। और अब एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 370 अनुच्छेद 370 एक तरह से दफन हो चुकी है, और अब उसके लिए कहीं पर भी कोई स्पेस जो है वो बचता नहीं है। अब इसके बाद में तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। लगातार जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं, जो सपना देख रहे थे कि 370 फिर से बहाल होगा घाटी में, तो अब उनका वो जो सपना है उस पर जब उन्होंने पानी फिरते हुए देखा आज के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बाद में, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। और भी जो है वो अलग अलग बातें कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। हालांकि अश्विनी जी ने जैसा कहा कि एक रिव्यू पिटीशन का एक ऑप्शन ज़रूर है, एक विकल्प ज़रूर है, लेकिन वो विकल्प भी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट तब विचार करती है जब उसके डिसीजन में किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी, एक हम कहते हैं कि कानूनी पेचीदगी बहुत ज़्यादा जिसमें हो, या जिसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी खामी रह गई हो, तभी सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर रिव्यू करती है, पुनर्विचार करती है। आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसे बड़े मामले में पुनर्विचार याचिका को जो है वो स्वीकृत करने से पहले जो है उस पर मंथन किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, तभी किसी फैसले पर पुनर्विचार होता है, जैसा कि अभी फिलहाल 370 के मामले में होते हुए नजर नहीं आता। तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज़ रूम पोस्ट पर जुड़ने के लिए। धारा 370 के इस मामले में ये अश्विनी दुबे जी थे जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने 370 के एब्रोगेट होने के बाद जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर जो अब कानूनी विकल्प बचे हैं उसको लेकर भी अपनी बात रखी, और अपनी राय 370 के बारे में भी उन्होंने रखी कि इसको हटाया जाना सही था या नहीं था, या संवैधानिक रूप से ये किस वैध था या फिर अवैध था। तो अभी के लिए हमारे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। फिर जुड़ेंगे आपसे किसी और बड़ी खबर के साथ, उसकी चर्चा के साथ, पर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।